हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वंडर्स। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डिस्कस करेंगे फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल। ठीक है फ्रेंड्स, अब तक हमने वर्क डन की क्या डेफिनेशन पढ़ी है कि जिस भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगी, अगर उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वहाँ पे क्या कहा जाएगा कि वर्क डन हो रहा है, और अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो ये कहा जाएगा कि वर्क डन नहीं हो रहा। तो सिंपली वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखेंगे? वर्क डन दिस विल इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन। अब हमने ये एक वन पोजीशन थी, ये सेकंड पोजीशन थी, यहाँ से यहाँ तक जाना था। अब एक तो डायरेक्शन है कि एक तो क्या है कि पार्टिकल सीधा सीधा चला जाए वन से टू पोजीशन पे इस पाथ को फॉलो करके। दूसरा क्या हो सकता है, वो इस पाथ को फॉलो कर ले या इसको फॉलो कर ले। यहाँ पे ऐसे इनफाइनाइट पाथ होंगे, उनके किसी भी पाथ को यूज़ करके वो यहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो हम ये मान रहे हैं कि वो इस वन से टू पे जा रहा है, वन से टू पे डायरेक्टली जा रहा है। अब तक हमने क्या पढ़ा था कि फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को कैसे लिखा था हमने? मास इनटू dv बाय dt। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो dv बाय dt। इस इक्वेशन को अगर हम फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको सेकंड। नेक्स्ट, अब हम यहाँ से निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए हमने पढ़ा है कि स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो वहाँ से डिस्टेंस क्या आ जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। तो s विल इक्वल टू स्पीड क्या होगी? वेलोसिटी इनटू में टाइम। हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या नहीं आएगा हमारे पास? ds विल इक्वल टू v एज इट इज रहेगा क्योंकि टाइम का डेरिवेटिव नहीं है, तो v dt। ये होगी हमारी थर्ड इक्वेशन। यूजिंग second and third in first equation we get work done will equal to integration of 1 to 2। फोर्स की जगह पे हम ये वाली टर्म रख देंगे, तो क्या रखेंगे? m dv बाय dt। साथ में डिस्प्लेसमेंट ds की वैल्यू क्या आई हमारे पास? v dt। तो ये क्या लिखेंगे? v dt। ठीक है, अब मास तो हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसको बाहर भी लिख सकते हैं हम इंटीग्रेशन से। तो इंटीग्रेशन के अंदर तो वेरिएबल क्वांटिटीज ही रहती हैं, तो कैसे लिखेंगे? 1 से 2 डॉट वी डी टी। यहाँ पे डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ m इंटीग्रेशन 1 से 2 डी वी डॉट वी। इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, इसको v को आगे भी लिख सकते हैं, इसके है तो इंटीग्रेशन के अंदर ही, सिर्फ पोजीशन चेंज किया हमने बस। तो वर्क डन विल इक्वल टू 1 से 2 v dv, बाहर आएगा m। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं हम। इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? W 1 से 2, इसको 1 से 2 पोजीशन पे दिखा रहे हैं, तो 1 2 साथ में लिखते हैं हम। ठीक है, यहाँ भी 1 2 आ जाएगा। दिस विल इक्वल टू m एज इट इज कांस्टेंट रहेगा। अब हमने क्या पढ़ा था कि इंटीग्रेशन, अगर x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, तो क्या आएगा? x स्क्वेयर बाई 2। इसी तरह से यहाँ पे v dv है, तो वहाँ पे क्या होता है? x dx होता है, तो इसका भी क्या इंटीग्रेशन आ जाएगा? v स्क्वायर बाई 2। लिमिट्स आ जाएंगी 1 से 2 पोजीशन पे। अब m बाई 2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लेंगे। v स्क्वायर 1 से 2, इसको खोल लेंगे तो क्या आएगा? लिमिट्स पुट करेंगे यहाँ पे, तो m बाई 2 v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, और इसको कैसे भी लिख सकते हैं? m बाई 2 v2 का स्क्वायर माइनस m बाई 2 v1 का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास हाफ mv2 स्क्वायर माइनस के हाफ mv
1 स्क्वायर। अब हमने हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी की टर्म है ये तो इसको काइनेटिक एनर्जी की टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम T2, क्योंकि ये सेकंड V2 सेकंड पोजीशन पे है ना, तो V2 पोजीशन के लिए हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी सेकंड है T2 माइनस T1। तो यहाँ से W12 विल इक्वल टू T2 माइनस T1। ये हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम है, इसको नाम दे देते हैं फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, दिस इज नॉन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। नेक्स्ट, अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए निकाल लेंगे हम कंजर्वेशन लॉ, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में भी दिखाना पड़ेगा हमें। तो फॉर पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या पढ़ा है कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि डेल्टा वी वो नेगेटिव होता है वर्क डन के। अब वर्क डन हमने 1 से 2 पोजीशन के लिए करवाया तो नेगेटिव ऑफ W12। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल्टा वी को क्या लिखते हैं हम V2 माइनस V1 मीन्स सेकेंड पोजीशन से फर्स्ट पोजीशन का जो डिफरेंस आया वो लिखते हैं। ठीक है, दिस विल इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो यहाँ से वर्क डन की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, V1 माइनस V2। ठीक है, इस टर्म को भी हम यूज़ करेंगे आगे। अब हम फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, वर्क डन है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की टर्म में है टोटल वर्क डन, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो क्या आएगा हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, तो आ जाएगा हमारे पास T2 माइनस T1 दिस विल इक्वल टू V1 माइनस V2। यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, तो अब 2 वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड रख लेंगे और 1 वाली टर्म्स को एक साइड, तो हमें क्या मिलेगा T2 प्लस V2 दिस विल इक्वल टू T1 प्लस V1। यानी कि जो टोटल एनर्जी होगी वो तो कांस्टेंट रहेगी, जितनी टोटल एनर्जी एट सेकंड पोजीशन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट फर्स्ट पोजीशन। तो इसी को यूज़ करके हम कंजर्वेशन लॉ को प्रूव करेंगे। अब इसको नेम दे देते हैं सिक्स्थ इक्वेशन। अब हम कंजर्वेशन ऑफ फोर्स को दिखाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ। अब हमने क्या पढ़ा है कि अब तक छोटी क्लासेस में, पिछली क्लासेस में क्या पढ़ा है कि वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है पाथ लेंथ की। यानी कि एक क्लोज सिस्टम में किसी भी पाथ के क्रॉस हम वर्क डन कर रहे हैं, मान लिया अगर 2 पाथ्स के अक्रॉस वर्क डन हो रहा है तो जो दोनों पाथ्स का अक्रॉस वर्क डन होगा वो इक्वल होगा, सेम अमाउंट होगी दोनों में। ठीक है, इसको कैसे समझ सकते हैं हम, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक ये क्लोज सिस्टम है, हमें ए से बी पोजीशन पे जाना है डायरेक्टली ऐसे। ठीक है, इनको नाम देते हैं सी और डी। हम ए से बी पे जाना है तो क्या कैसे कैसे जा सकते हैं, हम ए से डायरेक्टली भी जा सकते हैं बी पे, दूसरा क्या हो सकता है ए से पहले डी पे जाएं फिर डी से बाद में बी पे जाएं, और तीसरा क्या हो सकता है ए से सी पे जाएं और फिर सी से बी पे जाएं। तो हमने पढ़ा है कि वर्क डन इंडिपेंडेंट होता है पाथ लेंथ की, तो किसी भी क्लोज पाथ के क्रॉस वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन होगा वो तो 0 होगा। ठीक है, इसी को कैसे लिखेंगे अब, will equal to 0 because क्योंकि वर्क डन हमारा इंडिपेंडेंट होता है पाथ लेंथ के, और जो टोटल वर्क डन होता है किसी भी क्लोज पाथ के क्रॉस वो 0 होता है, इसलिए हमने ये चीज टर्म लिखी है। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ फोर्स दिखा रहे हैं हमने लेट कर लिया ये 2 पोजीशंस हैं, पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2। हमने पोजीशन 1 पे 1 से 2 पे जाना है, तो हम एक तो डायरेक्टली जा सकते हैं, दूसरा हम ये पाथ लेके चले, तो यहाँ पे इस पाथ को नाम दे दिया मैंने पी पाथ, और थर्ड वाला क्या होता है क्यू पाथ ले लेते हैं इसको। ठीक है, इन तीनों पाथ्स के अक्रॉस जा सकते हैं हम, जिस भी पाथ से हमारा मन करे। ठीक है,
हम दिखाएंगे कि फोर्स है वो कंजर्व होती है। लेट कर लिए यहाँ पे फोर्स लग रही है इस पाथ के अक्रॉस एफ। सो इस यहाँ से वर्क डन की टर्म में लिखेंगे, इस वाले पाथ को वर्क डन की टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पी इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर लेट कर लेते हैं टोटल जो क्या बोलेंगे पोजीशन वेक्टर है जो पोजीशन को डिनोट कर रहा है यहाँ पे। दिस विल इक्वल टू क्यू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। ठीक है, यहाँ से इस वाली टर्म को हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगी। क्या आएगी, पी इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर माइनस क्यू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर। दिस विल इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हमने लिमिट नहीं लगाई, 1 से 2 पोजीशन पे जा रहा है, यहाँ भी 1 से 2 पे। अगर हम इन लिमिट्स को चेंज कर दें यहाँ से तो ये क्वांटिटी हम पॉजिटिव बना सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें 2 से 1 कर दूँ तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव हो सकती है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, P 1 से 2 F डॉट डी आर प्लस Q 2 से 1 F डॉट डी आर। दिस विल इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमें क्या मिला कि जो टोटल वर्क डन, अब हमने ये दिखाया कि P से ये वाला टर्म वर्क डन था वो P पाथ के अलोंग था और ये वाला वर्क डन Q पाथ के अलोंग था। हमने क्या दिखा दिया यहाँ पे कि P पाथ के अलोंग वर्क डन प्लस में Q पाथ के अलोंग वर्क डन, टोटल वर्क डन तो 0 आया ना। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, F डॉट डी आर दिस विल इक्वल टू 0। ये हमारी यहाँ से निकल के आ गई, ये हमने प्रूव कर दिया। पीछे हमने इक्वेशन 6 तक नाम दिया था, इसको नाम दे देते हैं 7th इक्वेशन। हमने वेक्टर एनालिसिस के लिए वेक्टर एनालिसिस में स्टोक्स थ्योरम का पढ़ा था तो उसको यूज़ करेंगे अब हम। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम जो हमने क्या लिखते हैं स्टोक्स थ्योरम में, जो फोर्स होती है एफ डॉट डी आर दिस विल इक्वल टू कर्ल एफ की फॉर्म में लिखते हैं हम इसको, कर्ल एफ डॉट डी आर या डी एस, मर्जी आपकी, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो अब हमने क्या बताया कि वर्क डन है पाथ लेंथ के तो इंडिपेंडेंट होता है। तो हम किसी भी स्मॉल पाथ के क्रॉस इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो भी 0 आना चाहिए। तो अगर हम इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर लें दिस विल इक्वल टू इंटीग्रेशन कर्ल क्रॉस एफ डी एस दिस विल इक्वल टू 0। आप सोच रहे मैंने कर्ल को, ये कर्ल एफ को हम ऐसे ही डिनोट करते हैं, कर्ल एफ, कर्ल का ये साइन होता है। ठीक है, सो हमने इंटीग्रेशन लिया है ds के अक्रॉस, ओवर ds लिया इंटीग्रेशन, तो यहाँ से ds तो 0 हो नहीं सकता। देयरफॉर क्या 0 होगा यहाँ पे, कर्ल एफ विल बी इक्वल टू 0, दैट इज कर्ल एफ विल। हमने अब तक क्या पढ़ा था कि फोर्स को हम नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल की टर्म में भी रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस विल इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल वी, दिस इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक है, एल कर्ल क्रॉस कर्ल वी निकालते हैं हम। तो कैसे निकालेंगे हम इसको, इस टर्म को आई जे मैट्रिक्स बनाएंगे, ऊपर ये कर्ल को कैसे लिखते हैं, कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल जेड, साथ में इसमें फंक्शन है वी, तो इसको कैसे लिखेंगे, कर्ल वी बाय कर्ल एक्स, कर्ल वी बाय कर्ल वाई, कर्ल वी बाय कर्ल जेड। हमने इस इक्वेशन के लिए यहाँ पे कर्ल क्रॉस एफ निकालें, एफ की वैल्यू हमारे पास कर्ल वी होते हैं, तो इसको कैसे भी लिख सकते हैं हम, नेगेटिव ऑफ कर्ल को कैसे लिखते हैं, आई कैप कर्ल बाय कर्ल एक्स, साथ में वी है तो वी,
प्लस जे कैप कर्ल बाय कर्ल वाई और साथ में वी। तो इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब हमने इन दोनों ये कर्ल एफ की वैल्यू यहाँ पे ये रख दी, तो ये क्या बन गया हमारे पास, डेल क्रॉस डेल वी। साथ में नेगेटिव है तो वो टर्म बाहर आ जाएगी, ठीक है। इसको कैसे फाइंड करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप को इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं। पहले कर्ल ऊपर खाली डेल है तो इस पे लिखेंगे कर्ल बाई कर्ल एक्स कर्ल बाई कर्ल वाई कर्ल बाई कर्ल जेड। इसके साथ में वी है तो यहाँ पे कर्ल वी बाई कर्ल एक्स कर्ल वी बाई कर्ल वाई कर्ल वी बाई कर्ल जेड, ठीक है। इसको मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं उसकी फॉर्म में ही हमने इसका आगे सोल्व किया है। अब हमें इसमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे y कर्ल y और कर्ल z है, यहाँ पे कर्ल z और कर्ल y है। हम इन दोनों को आगे पीछे लिख दें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो यहाँ से ये टर्म तो कट के ज़ीरो हो जाएगी, दिस विल कैंसिल एंड आई क्रॉस ज़ीरो ज़ीरो। यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे कर्ल z है और कर्ल x है, यहाँ पे कर्ल x और कर्ल z है। तो इन दोनों को भी अगर इंटरचेंज करके लिख दें तो ये वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, ऊपर वाला तो सेम फंक्शन है सभी में, सिंपली इसी प्रकार भी इसमें ज़ीरो हो जाएगी। तो ये सारी टर्म हमारे पास ज़ीरो आ गई, दैट इज डेल क्रॉस डेल वी इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज द मेन रिजल्ट दैट वी यूज्ड। यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो v है वो स्केलर फंक्शन है, v इज स्केलर फंक्शन जिसे हम पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं, जो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो अगर हम इसमें कोई कांस्टेंट क्वांटिटी ऐड कर भी देते हैं तो वो ज़ीरो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, वो रेफरेंस ज़ीरो या रेफरेंस लेवल के अकॉर्डिंग ज़ीरो, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा उसमें, ठीक है। अब हम अगर इस इक्वेशन f इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v, इसका स्केलर प्रोडक्ट लेंगे dr के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 9 से हमारे पास क्या है, ये टर्म है, ये इक्वेशन थी, ये इस पूरी इक्वेशन को ही इक्वेशन 9 बोला था हमने। अगर हम इस इक्वेशन 9 का स्केलर प्रोडक्ट ले लें डी आर के साथ और उसको इंटीग्रेट करें 1 से 2 पोजीशन के लिए, तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ओवर 1 से 2 एफ डॉट डी आर, दिस विल इक्वल टू, नेगेटिव टर्म थी यहाँ पे, नेगेटिव तो बाहर ही रहेगा, ठीक है, 1 to 2 डेल वी डॉट डी आर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1 to 2। मैंने अभी क्या बताया है ऊपर वाली, अभी से थोड़ी जस्ट पहले, कि ये जो वी है पोटेंशियल एनर्जी या फिर सिंपल पोटेंशियल बोलते हैं, ये स्केलर फंक्शन है और ये सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करेगा और किसी फंक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर हम इसमें कन्वीनियंस के लिए अपने इसको 1 लेट करके चल लें तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, डी डी वी, दिस विल इक्वल टू v2 माइनस v1। अब नेगेटिव था इसके आगे तो यहाँ से क्या आएगा, v1 माइनस v2, ठीक है। अब अगर हम इक्वेशन 10th और इक्वेशन 4th जो हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए वर्क डन की टर्म निकाली थी, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये वाली, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, है तो ये भी वर्क डन ही, वर्क डन की फॉर्म में आई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की टर्म। तो इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो यहाँ से हमारे पास यही सेम चीज़ निकल के आएगी जो हमने सिंपली भी निकाल दी थी, लेकिन हमें पेपर में क्या करते हैं, फुल्ली एक्सप्लेन करके आना होता है, इसलिए हमने इसके नेक्स्ट पार्ट में इतना बड़ा सोल्व किया इसको, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, कंपेयर करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, टेंथ और फोर्थ इक्वेशन से क्या आएगा हमारे पास, T2 प्लस V2, दिस विल इक्वल टू T1 प्लस V1, ओके। एंड यहाँ से प्रूव होता है कि एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव होती है थ्योरम, यानी कि T प्लस V है जो टोटल एनर्जी है, एनर्जी वो कांस्टेंट रहेगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो
तो इसको लाइक करें, शेयर करें। कुछ गड़बड़ रह गया हो तो इसमें कमेंट करके मुझे बताएं। थैंक यू।